और इसके बीच में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की दो बार बैठक भी हो गई। 2 बार की बैठक के बाद में जो पार्टी के प्रभारी महासचिव है ताराचंद बावरिया जी, उन्होंने पहले बताया कि हमने 34 सीटों को फाइनल कर लिया है। उसके बाद जब 48 घंटे बाद दूसरी बैठक हुई तो उसके बाद निकलकर बोले कि इस बार हमने 32 सीटों को फाइनल कर लिया है। तो कुल जमा 90 में से 66 सीटें कांग्रेस बावरिया जी के अनुसार फाइनल कर चुकी है। और कब फाइनल कर चुकी है? 48 घंटे पहले। पर अभी तक सूची का कहीं अता पता नहीं है। 66 का दावा कांग्रेस पार्टी का था, पर भारतीय जनता पार्टी 67 सीटें जरूर ला चुकी है। पर इसके बीच में जो खबर आई वो खबर ये आई कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन की ओर कदम बढ़ा रही है और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाओं को तलाश रही है। खबरें ऐसी भी आती रहती कि गठबंधन के संदर्भ में आम आदमी पार्टी के इस नेता के साथ बैठक हुई, आम आदमी पार्टी को उस नेता के साथ बैठक हुई। आम आदमी पार्टी भी यह दावा कर रही थी कि हम तो 90 सीटों पर लड़ने की तैयारी में हैं, 90 सीटों के संदर्भ में लड़ेंगे भी और सरकार भी बनाएंगे। और आम आदमी पार्टी सरकार बनाने का दावा तब करती है जब पिछली बार के विधानसभा चुनाव में अच्छी खासी सीटें लड़ने के बाद कुल जमा 0.5% वोट आम आदमी पार्टी के हिस्से में आया था। पर इसके बावजूद भी अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन की संभावनाओं को तलाश रहे हैं तो क्यों तलाश रहे हैं? इसकी बुनियाद में एक पहलू है। पहलू यह है कि लोकसभा चुनाव में जो मुकाबला हुआ उसमें 42 सीटों पर कांग्रेस आगे थी, 44 सीटों पर भाजपा आगे थी, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे थी। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिल जाते हैं और वो अगर विधानसभा चुनाव होता तो बहुमत इस गठबंधन के पास होता। तो क्या संभावना के चलते दोनों पार्टियां गठबंधन की संभावनाओं को तलाश रही हैं या कुछ और है? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ योगेश सिहाग जी हैं, उस कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिस कांग्रेस को 10 साल बाद सत्ता में आने का पूरा भरोसा है। हमारे साथ रमन मलिक जी हैं, 10 साल से सत्ता में अर्थात भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं और उनका भी दावा है कि लोकसभा चुनाव की बात छोड़िए, तीसरी बार फिर भाजपा सरकार के संदर्भ में कोई संदेह नहीं है। हमारे साथ अनुराधा शर्मा हैं, उस आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं जो चमत्कार इस देश की राजनीति में कभी कभी कर जाती है। क्या हरियाणा में भी कोई चमत्कार की उम्मीद है? ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। इन सबके बीच में तटस्थ राय देने के लिए हमारे साथ में संदीप चौधरी जी हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत योगेश सिहाग जी से ही करते हैं और सिहाग जी से ही जानना चाहते हैं, कांग्रेस में तो दिक्कत ही रहती है कि कांग्रेस अपने नेताओं को एडजस्ट नहीं कर पाती। ये शैलजा जी का, ये सुरजेवाला जी का, ये फलाने जी का और उसके बीच में वो आम आदमी पार्टी का भी। कितनी दिक्कत बढ़ा रहे हैं आप, या क्या ऐसी जमीन पर दिक्कत महसूस कर रहे हैं कि सीसी की बैठक के बाद गठबंधन की संभावना तलाश रहे हैं? योगेश जी थोड़ा रोशनी देंगे। देखिए डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, आपके दर्शकों को और सभी प्रवक्ता साथियों को राम राम जी। और जहां तक आपका सवाल है हमारी सीटों के विषय में, देखिए हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की पिछले 5-6 दिन से बैठक चली, उसके बाद 2 दिन सीईसी की बैठक हुई और उसमें तकरीबन काफी सीटें हमारी फाइनलाइज हो गई। लेकिन उसके साथ साथ हमारा जहां तक लिस्ट का है सवाल, देखिए कांग्रेस पार्टी तो लगभग हर चुनाव में या एक पार्टी का एक स्ट्रेटजी रहती है, ये भी एक स्ट्रेटजी का पार्ट है। क्योंकि आज से नॉमिनेशन स्टार्ट हुए हैं और मैं समझता हूं कि हमारी अगले 1-2 दिन में पूरी लिस्ट आ जाएगी। और जहां तक सियासी मुद्दे पर आओ भाई, बता तो आप लोग ये रहे थे कि हमारी लहर चल रही है, जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है, कांग्रेस पर भरोसा करने का मन बन गया है जनता का। कांग्रेस को वोट देने के लिए लोगों से 5 अक्टूबर का भी इंतजार नहीं हो रहा है। ऐसे दावों के बीच टिकट की ऐलान करने थे, ये कहां गठबंधन के फेरे में फंस गई कांग्रेस? इस बार रोशनी दीजिए ना, कहां दिक्कत आ गई? क्या आपको लगा अकेले बात नहीं बनेगी, सहारे के लिए बैसाखी चाहिए तब चल पाएंगे? तो उसमें थोड़ा बताओ ना आप। बिल्कुल, मैं उसी विषय पर आ रहा हूं। ये सच्चाई है, आज जनता हरियाणा में जो पीछे 10 साल का भारतीय जनता पार्टी का कुशासन रहा जी, उससे पूरी तरह से छुटकारा चाहती है। उन्होंने हर वर्ग को परेशान किया और कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष में होते हुए जनता की लड़ाई लड़ी और हर समय जनता की आवाज को मुखरता से उठाया।
चाहे किसान आंदोलन हो, अग्निवीर का मुद्दा हो, बेरोजगार युवाओं का की बात हो, या हमारे पहलवान बहन बेटियों को न्याय दिलाने की बात हो, हर समय कांग्रेस पार्टी जनता के बीच रही है। जहां तक सवाल देखिए कांग्रेस पार्टी की, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि लहर नहीं, एक सुनामी आई हुई है हरियाणा में। जनता स्वयं हमारा चुनाव लड़ रही है। इसी तरह लोकसभा में जनता ने ही हमारा चुनाव लड़ा था और आज भी जनता इंतजार कर रही है कि कब हमें भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्ति मिले। और मैं समझता हूं कि जहां तक आप गठबंधन की बात कर रहे हो, गठबंधन हमारा जनता के साथ गठबंधन है और मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। हमें गठबंधन की आवश्यकता नहीं है, ये पूरे प्रदेश की जनता समझती है। अच्छा, ठीक तो है। एक मिनट सियाग जी, बड़ा रोचक बात कही। 90 की 90 सीटों पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, गठबंधन की आपको जरूरत नहीं है, तो फिर जाके ये आम आदमी पार्टी के नेताओं को समय क्यों खराब कर रहे हो आप? वो राघव चड्ढा रात में मिल रहे हैं, सुबह सुशील गुप्ता जी मिल रहे हैं, ये 10 सीट की बात हो रही है, 8 सीट की बात हो रही है। ये राहुल गांधी की कोई हैसियत वैसियत बची नहीं क्या पार्टी में? बताते हैं कि राहुल गांधी चाहते हैं कि गठबंधन होना चाहिए, वहां पे कहते हैं कि नहीं होगा। ये हुड्डा जी ने तय कर दिया कि गठबंधन नहीं होगा, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं या कुछ और बात है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है हिमांशु जी। देखिए हमारी पार्टी का क्लियर स्टैंड है हरियाणा के विषय में। हमें जनता के साथ हमारा गठबंधन है और हमें देखिए हरियाणा में किसी भी दल के साथ गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। तो ये सियाग साहब दोबारा भी बोल रहे हैं, मुझे जाना था रमन मलिक जी के पास में, लेकिन मैं जाऊंगा अनुराधा शर्मा जी के पास। भाई ऐसी घनघोर बेइज्जती किसी कार्यक्रम में मैंने किसी राजनीतिक दल की होती नहीं देखी जैसी सियाग जी ने इस समय पर आम आदमी पार्टी की है। और अनुराधा जी आप खामोश हैं। सियाग साहब ने जो बात बोली, सीधे बोला कि कायगा गठबंधन, 90 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और हमें किसी की जरूरत नहीं है गठबंधन की। और राघव चड्ढा अपनी नींद खराब करके, उनकी आंख वाँख भी खराब थी, इलाज विलाज करा के आए, और ये रात रात भर बैठक करा रहे हैं। क्या कहती है अनुराधा जी? ऐसे लोगों के साथ बात कर रहे हैं जो खुलेआम कहते हैं हमें जरूरत नहीं है आपकी। देखिए त्रिवेदी जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहती हूँ कि गठबंधन होगा या नहीं होगा, कितनी सीटों पे होगा, ये विषय प्रदेश का है ही नहीं। ये विषय केंद्रीय नेतृत्व का विषय है और इस विषय में उन्हीं की तरफ से बात की जा रही है। दूसरी बात जो अभी मेरे सामने आई, जो आप ही कह रहे हैं और जो मैं पैनलिस्ट से भी सुन रही थी, दूसरी बात ये है कि हम इंडिया अलायंस के सीरियस पार्टनर हैं जी। हमने पहला चुनाव नहीं, हमने लोकसभा भी साथ लड़ा और हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ में सारे कार्यकर्ताओं ने मिलके हमने लोकसभा के चुनाव में जब अपनी भूमिका अदा की, तो आप देखिए 5 सीटों पे कांग्रेस की जीत हुई और 1 सीट पे हम थोड़ी सी वोटों से रह गए, उसे भी हम जीत के बराबर ही मानते हैं। तो उन अच्छे रिजल्ट्स को देखते हुए यदि केंद्रीय नेतृत्व पे चर्चा कर रहा है तो अच्छी बात है। और मैं जो तीसरी बात आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि इसको कोई विवशता या मजबूरी की बात नहीं। विवशता और मजबूरी तो आप उनकी देखिए कि जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है भारतीय जनता पार्टी, और विश्व की सबसे छोटी पार्टी कांडा जी की पार्टी से गठबंधन करने पे तुली हुई है। ये विवशता होती है, ये मजबूरी होती है, ये बताता है कि उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी है। हमारा तो इंडिया गठबंधन पहले से ही है और अगर केंद्रीय नेतृत्व आदेश करेगा तो जरूर हरियाणा में भी मिलकर लड़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितनी सीटों अरे आप तो तब लड़ेंगे ना जब सामने वाला तैयार होगा। योगेश सियाग जी ने सीधे बता दी कि आपकी कोई जरूरत नहीं है उनको। बोले 90 की 90 पे कांग्रेस लड़ेगी और हमें किसी के साथ की जरूरत नहीं है। मतलब सीधे तौर पर आपकी कोई जरूरत नहीं है। आप फिर भी कह रहे हो दिल्ली कहेगा तो हम लड़ लेंगे। क्यों लड़ना चाहते हो भाई साथ में, जो सामने वाला आपको चाहता ही नहीं है? त्रिवेदी जी, देखिए त्रिवेदी जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि किसी भी राजनीतिक दल को अपनी बात कहने का पूरा हक होता है। दोनों ही पार्टियां 90 सीटों पे तैयारी कर रही थी। अब आके गठबंधन के विषय पे यदि केंद्रीय नेतृत्व विचार कर रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? अच्छा एक बात बताइए अनुराधा जी, इसमें फायदा किसका ज्यादा है गठबंधन में? आम आदमी पार्टी का ज्यादा है या कांग्रेस का ज्यादा है? 0.5% वोट मिला था पिछली बार, इसलिए आप इस चक्कर में हो कि भले ही ये लोग तैयार हो ना हो पर हमें तो गठबंधन करना है, क्योंकि कम से कम खाता तो खुल जाएगा। द्विवेदी जी, बात खाता खुलने की और फायदे नुकसान की नहीं है जी। बात ये है कि इंडिया अलायंस विपक्ष के वोटों को बंटने देना नहीं चाहता जी। इंडिया अलायंस इस बटे हुए वोटों का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाए और तानाशाही प्रवृत्ति
आगे बढ़े, इस बात को हम रोकना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देश संविधान से चले, इसलिए हम अलायंस पार्टनर हैं और इसीलिए हम गठबंधन में लड़ेंगे। हमारे अपने लक्ष्य हैं कि सरकार को रोकने के लिए, संविधान के खिलाफ चलने वाली सरकार को रोकने के लिए, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को बचाने के लिए जो भी जरूरी समझेंगे सब करेंगे। अच्छा, एक बार बताइए, मैं रमन जी के पास जाऊं उससे पहले एक सवाल है, ये तानाशाही की सरकार किसको ज्यादा मानते हैं आप? दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है उसको तानाशाही की सरकार मानते हैं, या नायब सैनी जी जो हरियाणा में बैठे उनकी सरकार को आप ज्यादा तानाशाही की मानते हैं? देखिए त्रिवेदी जी, मैं 35 साल से राजनीतिक जीवन में हूं और 30 साल मेरे भारतीय जनता पार्टी में ही काम करते हुए निकले हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूं कि आज सरकार सिर्फ एक ही है और मैं तो उसको सरकार भी नहीं, लिमिटेड कंपनी कहती हूं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की लिमिटेड कंपनी है। तो मेरा सवाल है अनुराधा जी, इस लिमिटेड कंपनी के खिलाफ जो असल लड़ाई थी लोकसभा की, तब तो पंजाब में आपने गठबंधन से पल्ला झुड़ा लिया था, आप अलग लड़े, कांग्रेस अलग लड़ी। अब हरियाणा के संदर्भ में आपको लग रहा है वोट नहीं बंटने चाहिए, साथ लड़ना चाहिए, देश के लिए, समाज के लिए वोट एक रहना चाहिए। या पंजाब में जब आप चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा चुनाव के समय पे, तब ये भावनाएं कहां गई थी? तब ये समझौते का मनोभाव क्यों नहीं था? एक बात समझ में नहीं आती है कि जो पार्टी केंद्र के अंदर शासन कर रही है, जो पार्टी 10 साल से प्रदेश में शासन कर रही है, वो एक गोपाल कांडा की एक सुपारी के बराबर पार्टी से गठबंधन करने के लिए विवश हो रही है, मचल रही है, खुशामद कर रही है। वहां कोई सवाल नहीं है और हम अलायंस पार्टनर है। अगर हम गठबंधन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये हमारी स्ट्रेटेजी का विषय है भाई, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? अरे आपत्ति की बात थोड़ी है, जनता को ये जानने की जरूरत है कि जिस कांग्रेस का प्रचंड बहुमत आना तय बताया जा रहा था, वो अचानक आम आदमी पार्टी के साथ बात क्यों करने लगे? फैसला लेने के लिए बैठे थे 90 सीटों का, बेचारे 5 दिन से सारे नेता कार्यकर्ता परेशान है, सूची आए सूची आए सूची आए, पर सूची तो तब आए जब आम आदमी पार्टी के साथ समझौता हो पाए। पर बहरहाल मैं रमन जी के पास चलता हूं अनुराधा जी का सवाल लेके। देखो, कांग्रेस का गठबंधन तो अपनी जगह पर, अनुराधा जी इस बात से बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान है रमन जी, और बहुत हैरान है, और साथ में ये भी बता रही कि 30 साल उन्होंने भाजपा में लगाए। इतनी बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, गोपाल कांडा के चरणों में जाके पड़ गई लगभग, ऐसा उनका कहना है। एक विधायक वाली पार्टी के साथ गठबंधन के लिए तरस रही है भारतीय जनता पार्टी। क्या कहते हो रमन जी, ऐसा ही है क्या? देखिए, पिछले बारी में पूरे गोपाल कांडा जी ने सहयोग दिया और पार्टी ने और उसने साथ काम करा, सहयोग अच्छा करा। और अगर वो रहना चाहते हैं, अगर साथ में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिलहाल कि अभी आपके चैनल में आपको सिर्फ एक चीज दिखाना, दे 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 दे। मेरी बड़ी बहन है, जिला अध्यक्ष थी, मैं इनके लिए नहीं बोल रहा, मैं इनकी पार्टी के लिए बोल, ये आज भी मेरे लिए आदरणीय। तो मैं सिर्फ इतनी कहना चाहता हूं कि ये बात कर रहे हैं, हुड्डा साहब जो में से तिल मिला के चले गए बाहर, दीपेंद्र हुड्डा चले गए, ये सूरज भान जी जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं वो चले गए, उदयवान जी। उसके बाद ये बात आई कि जींद, कलायत, गोहाना, पानीपत ग्रामीण और पिहेवा और मेवात में एक सपा को, अभी सीपीएम भी है लाइन में, और मेरे सूत्र ये कहते हैं कि 10 से नीचे राघव चड्ढा ने मना कर दी, 10 से नीचे हम नहीं मानेंगे। अब मैं ये समझना चाहता हूं, बचपन का बचपन जो है वो 55 सीटें आने देगा या नहीं आने देगा? जैसे ये बोलते हैं कि जी हमारी 55-60 आएंगी। उसके अलावा जो असली बात है उसके ऊपर आना चाहिए कि 55 के बचपन को गुमराह करके
शैलजा जी और सुरजेवाला ने ये इंडिया अलायंस का ड्रग जो है वो फेंक दिया कटोरे में। राहुल जी अब उसके साथ खेल रहे हैं और वो खेल जो है वो अब हुड्डा साहब की जो फ्रेंचाइजी है हरियाणा में, जिसको कांग्रेस पार्टी कहते हैं, उसके लिए मुसीबत बन गई। तो अब इसमें हमारा क्या खेल है ये बताइए। ये तो हुड्डा साहब अंदर यही सोच रहे कि खीर पकाई थी मैंने, पूरी तोड़ के चले गए। अब मुझे थोड़ा रुकते हैं। देखो, खीर पकाने की कोशिश तो आप भी बहुत कर रहे हो। ये इंडियन नेशनल लोकदल, बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन, वो 4.5 साल तक आपकी सरकार में हिस्सा रहे, दुष्यंत चौटाला, उनके साथ चंद्रशेखर, ये आज़ाद पार्टी का गठबंधन, इनको राजनीतिक विश्लेषक संदीप जी और रोशनी दे देंगे। वो आपके समीकरण के तौर पर ही देखते हैं कि कैसे कितने दलित वोट कट जाएं, कैसे जाट कुछ कट जाएं। अब अगर उसकी काट कांग्रेस इस रूप में ला रही है कि कोई वोट बट ना जाए और सब कुछ एकजुट हो जाए, तो उससे आप कितने हैरान परेशान हैं। किस बात से ज़्यादा परेशान है? जो आपकी पार्टी में भगदड़ मची है सूची के बाद, उससे परेशान है, या कांग्रेस ये जो गठबंधन करने जा रही है इससे ज्यादा परेशान है? रमन जी, ये बताओ आप। देखो जी, चिंता जो है वो चिता सम, और हमको चिता पे लेटने का कोई शौक नहीं। अच्छा, ये चिंता करने वाले दूसरे चिंतक है, उनको हमारी शुभ चिंता है। आप तो सिर्फ इतना बताइए, देखिए हमारे पास अगर दिक्कत होती तो हम कांग्रेस की तरह अभी 66 होगी, 70 होगी, 34 होगी, 35 हो गई, ये डिसाइड हो गया, वो हम तो सीईसी की मीटिंग करी, उसके बाद वो फाइनलाइज करना तो वो करा। और ना रमन मलिक जी, इतनी शराफत का मामला तो आपका भी ना रहा। सीईसी आपकी 5 दिन पहले हुई, और आपकी सीईसी में तो कौन बैठे थे? माननीय नरेंद्र मोदी जी बैठे थे, माननीय अमित शाह जी बैठे थे, माननीय नड्डा जी बैठे थे। उस सीईसी के बाद लिस्ट का आता पता नहीं रहा कितनी बैठकें उसके बाद हो गई, तब जाके आपकी सूची आई, और सूची आने के बाद में किस तरीके की हालत हो रही है वो भी दिखाई दे रही है। तो आपसे जो बात है वो ये है रमन जी, आपने कहा देखो चिंता जो है चिता समान होती है, बात तो बड़ी पते की कही आपने। लेकिन पिछली बार आपका नारा था 75 पार, 40 पर दिखे थे आप जब कांग्रेस अकेले लड़ी थी। इस बार कांग्रेस का इरादा मिलकर लड़ने का है। अब भी चिंता नहीं करोगे तो कहीं वाकई चिंता ना करने के कारण तो चिता ना लग जाएगी? नहीं, चिंता किस लिए करनी सर जी? हम लड़ किसके लिए रहे हैं और कौन हमारे साथ रहता है? हम लड़ हरियाणा की बेहतरी के लिए रहे हैं और हमारे साथ हरियाणा लड़ रहा है। हम हरियाणा के लिए लड़ रहे हैं, हरियाणा हमारी बल है, हमारी शक्ति है। आपने जो बंधन बनाना है, यहाँ का बनाना है, यूपी का बनाना है, जोधपुर से बनाना है, अमेरिका से बनाना है, जहां से बनाना है के लिए। अरे देखो रमन जी, पता नहीं आप बात समझना नहीं चाहते या उस पर बोलना नहीं चाहते। देखो, आप तो हरियाणा के लिए लड़ रहे हो, और आज से थोड़ी लड़ रहे हो, जब से सरकार बनाई तब से लड़ रहे हो आपके अनुसार तो। पर फिर भी आपकी हालत क्या हुई? पिछले विधानसभा चुनाव में आप 40 सीटों पर रह गए, 75 पार पे जाना था, और हरियाणा के लिए इतने बढ़िया तरीके से लड़े। एक खट्टर जी को दिल्ली भी भेज दिए, नायब सैनी को मुख्यमंत्री भी बना दिए, तो अभी लोकसभा में 10 से 5 सीटों पर ला दिए, और इसके बावजूद आप कह रहे हो कि हमें क्यों चिंता करनी है? और 10 से 5 सीट पर आ गए तब भी चिंता नहीं करोगे आप? आपको बताता हूं, प्लीज सुनिए। हुड्डा साहब की दूसरी पारी थी, 40 विधायक आए थे, कुलदीप बिश्नोई के 5 विधायक चुरा के बैठ गए, 5 साल उसके ऊपर निर्णय नहीं आने दिया, वो सरकार चली थी। उसके बाद उसके तथ्य सामने आए और निलंबित हुए। अब मैं आपसे ये बात रखता हूं, करके सरकार, डेमोक्रेसी करके सरकार चलाने वाले अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो हंसी आती है। 2 रुपए के चेक देने वाले किसान की बात करते हैं तो हंसी आती है। शराब के नाम लूट पूरे प्रदेश को खाने वाले
वो ईमानदारी की बात करें हम आदमी। और सबसे बड़ी बात कि ये सारे के सारे हरियाणा को और रमन मलिक जी हमें बता रहे हैं वो विधायकों के इस्तीफे स्वीकार नहीं हुए और रणजीत चौटाला भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, चुनाव भी लड़ लिए। उसके बावजूद भी उनकी स्थिति क्या रह रही थी हमें नहीं देखी। किरण चौधरी का इस्तीफा स्वीकार होने में तब तक इंतजार किया गया जब तक राज्यसभा की टिकट घोषित नहीं हो गई। बाकी लोगों के संदर्भ में भी स्थिति रमन मलिक जी इसी रूप में दिखाई दे रही थी, वो तमाम विधायकों के संदर्भ में। आपके पास भी लंबी फेहरिस्त है, पर बहरहाल हमारा विषय ये नहीं था। हमारा विषय था कि कांग्रेस जो गठबंधन पर जा रही है उसका इस चुनाव पर क्या फर्क पड़ेगा और कांग्रेस को ऐसी क्यों जरूरत आन पड़ी है। संदीप चौधरी जी मेरे साथ में हैं। संदीप जी क्या कहते हैं आप? कांग्रेस डर गई जमीनी हकीकत को देख के कि अकेले मामला नहीं बन सकता, इसलिए गठबंधन की ओर जा रही है। भाजपा की रणनीति कांग्रेस को बेचैन कर गई इसलिए इस दिशा में जा रही है, यह राहुल गांधी को बड़प्पन सूझ गया है। भाई जो भी साथ है साथ लेके ही चलना है, इसलिए सबको उनका हिस्सा देना है। तो हरियाणा में यूं तो हमारी आ रही है 60 सीट है, 65 सीट है, 70 सीट है, पर फिर भी हम सबको कुछ ना कुछ देंगे। इसलिए राहुल जी का मन है, खड़गे जी का मन है, इसलिए ये सारी चर्चा है। क्या कहते हैं संदीप जी? देखिए हिमांशु जी, जिस तरीके की बातें अनुराधा जी ने कही वो मैं मानता हूँ राजनीति में एक सही चर्चा है। जिस तरीके से कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता हैं, इसी तरीके से पंजाब कांग्रेस के एक नेता है, उन्होंने भी ये बात कही कि हरियाणा में जरूरत नहीं आम आदमी पार्टी की। लेकिन अगर आपने इंडिया गठबंधन बनाया है और आप सेफ चलना चाहते हो, क्योंकि कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंट में, आपने देखा कांग्रेस के साथ छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, ओवर कॉन्फिडेंट में छत्तीसगढ़ हाथ से निकल गया। इसी तरीके से राजस्थान में गहलोत साहब के हाथ से निकल गई चीजें, जबकि मीडिया भी कुछ क्या कह रहा था और एक्सपर्ट भी क्या कह रहे थे, चीजें टक्कर। और उसी चीज को कांग्रेस देख रही है कि भाई अगर इंडिया गठबंधन है और किसी को एक एक 2-2 सीट या 5 सीट देकर भी हम एक साथ टीम बनाकर चल सकते हैं, तो मुझे लगता है वो गद्दी तक पहुंचने का एक सेफ रास्ता है। और मैं ये मानता हूं हिमांशु जी कि कांग्रेस का रास्ता कहीं ना कहीं बीजेपी ने आसान किया है। कांग्रेस की जो अंदर की लड़ाई थी, अगर अशोक तंवर कांग्रेस में होते तो मुझे लगता है कांग्रेस ज्यादा कमजोर होती। अगर किरण चौधरी आज कांग्रेस में होती तो मुझे लगता है कांग्रेस ज्यादा कमजोर होती, क्योंकि इंटरनल लड़ाई बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा खेमों में कांग्रेस बटी हुई थी। लेकिन बीजेपी ने उन चीजों को अपने साथ लगा करके कहीं ना कहीं वो खेमों की जो लड़ाई थी उसको कम कर दिया, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व ने सुरजेवाला को एक तरफ कर लिया है। अभी शैलजा जी हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, और इसमें भी राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस चीज में मना दिया है कि किसी सीएम के नाम पर हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक कांग्रेस यूनाइट हो रही है। जो आपने स्टार्टिंग में कहा था कि कांग्रेस इस बार बदली कांग्रेस है या भारी उसमें लग रही है, मतलब माइलेज ले रही है कांग्रेस, तो उनके कई यही कारण थे। और हाँ, एक ये बहुत बड़ा कारण है कि जो बीजेपी के नेता हैं, मेरे भाई रमन मलिक यहाँ बैठे, मुझे पूरी उम्मीद थी अब की बार जो लिस्ट आएगी उसमें भाई रमन मलिक का भी नाम होगा, क्योंकि पिछले 15-20 सालों से मैं लगातार देख रहा हूँ भाई रमन मलिक पार्टी के लिए लड़ रहे हैं। तो बीजेपी के लिए अपने मेन कार्यकर्ताओं को आगे न लाना और जो लोग अभी 6 महीने पहले, साल भर पहले आए, उनको टिकट दे देना, ये कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएगा। अच्छा, एक बात बताइए संदीप जी, आपने इतने विस्तार के साथ में सारी चीजों को लेकर बात कही, आपको नहीं लगता कि गठबंधन की एक कोशिश काफी देर से है? जब सीईसी की एक दौर की बैठक हो गई थी, उदय भान जी जो प्रभारी महासचिव है आकर बता चुके कि 34 सीटें हमने फाइनल कर ली है। उसके बाद खबर आई कि गठबंधन पर बातचीत शुरू हुई है, और गठबंधन की बातचीत रहते हुए उदय भान सीईसी के बाद फिर बाहर आए और बोले कि अब की बार 32 फाइनल हो गई हैं। तो 66 सीटें तो कांग्रेस अपने स्तर पर फाइनल कर चुकी, इसके बावजूद भी गठबंधन की बातचीत चल रही है। और सम्माननीय योगेश सिहाग प्रवक्ता हैं पार्टी के, इसलिए आपको उनकी बात को थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए संदीप जी। वो कह रहे हैं कोई गठबंधन की जरूरत नहीं, 90 की 90 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। तो आपसे जानना ये चाहता हूं कि वाकई गठबंधन के संदर्भ में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की कोई चाह है, या केवल दिल्ली जो है अपना शगल कर रही है, मनोरंजन कर रही है, थोड़ा सा जताने की कोशिश, भाई हम सबको साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, अब लोग साथ नहीं चले तो इसलिए साथ नहीं चले। क्या कहते हो, गठबंधन की कोशिश में कोई गंभीरता है? योगेश सिहाग जी के बयान पर अगर भरोसा करें उसके बाद। हिमांशु जी, अगर आप कांग्रेस राष्ट्रीय नेतृत्व पर ध्यान देंगे तो उसमें 2 चीजें हैं।
जी। एक तो ये है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, उदय भान जी हो गए, ये सब एक तरीके से एक स्टैंप की तरह काम करते हैं। ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, चीजें सारी 24 अक्बर रोड से फाइनल होनी है, और 24 अक्बर रोड कहीं ना कहीं अब बीजेपी को कॉपी करता है। बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी रहती है वो ये रहती है कि प्रदेश के अंदर किसी को भी अमरिंदर सिंह जैसा मजबूत नेता मत बनने दो। वसुंधरा राजे जिस तरीके से मजबूत नेता थी, रमन सिंह मजबूत नेता थे, शिवराज सिंह मजबूत नेता थे, ऐसे नेता अगर पार्टी में होते हैं, जिस दिन वो नाराज होते हैं तो पार्टी टूट जाती है। एक तो ये चाहते हैं कि हम हरियाणा में इस तरीके की चीजें करें, क्योंकि सीएम का फेस इन्होंने प्रोजेक्ट नहीं किया है। दूसरी चीजें ये है कि प्रदेश की जो लोग हैं, जो नेता है, प्रदेश का जो संगठन है, उनके हिसाब से टिकट ना दिए जाए। एक एक आधा टिकट देना एक अलग बात है, टिकट जो है राष्ट्रीय नेतृत्व के हिसाब से दिए जाए, ताकि टीम की लॉबिंग ना हो सके, एक दूसरे के पीछे लोग लामबंद ना हो सके। और जो ये इंडिया गठबंधन वाली बात है, इसके पीछे भी एक स्ट्रेटेजी ये है, इससे जो क्षेत्रीय नेता है, जो प्रदेश के नेता है, उनको झटका दिया जा सकता है कि भी ये इंडिया गठबंधन का चुनाव है, हमको सबको साथ लेकर के चलना है। तो कई चीजों पर कांग्रेस काम कर रही है, वो मौका चूकना नहीं चाहते हैं इस बार। तो संदीप जी लगातार बात कह रहे हैं। अब ये बताओ योगेश यादव जी, किसकी बात पे भरोसा करें? अब ये केसी वेणुगोपाल, अजय माकन और हुड्डा जी आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं दिल्ली में, और हमारे कार्यक्रम में बैठ के कांग्रेस के सम्मान्य प्रवक्ता योगेश यादव जी कह रहे हैं कोई गठबंधन नहीं होगा, 90 की 90 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। तो अब आप ये बताओ, ये केसी वेणुगोपाल, अजय माकन और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना समय क्यों खराब कर रहे हैं, जब फैसला योगेश यादव जी ले चुके हैं कि हमें तो 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ना? देखिए द्विवेदी जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमारा इंडिया गठबंधन रहा है और आप पार्टी ने एक सीट पर हरियाणा में चुनाव लड़ा था, और इसके साथ साथ जैसे संदीप जी ने ये बात रखी, सपा पार्टी है, ये आप पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, तो जो हमारे आज भी जो राष्ट्रीय स्तर पर जो जिनके साथ हमारा अलायंस है, उनके साथ कहीं ना कहीं अगर वो साथ चल सके तो एक उन्हें साथ लेने का एक प्रयास है। मैं स्पष्ट रूप से अभी भी ये बात कहना चाहता हूं कि हरियाणा का नेतृत्व स्पष्ट कर चुका है, माननीय हुड्डा साहब भी, चौधरी उदय भान जी भी, कि हरियाणा में हमें गठबंधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अपने आप में बहुत मजबूत है। क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी में फैसला राष्ट्रीय स्तर पर होता है, तो अगर मुझे नहीं लगता, मैं अब दावे के साथ ये बात कह रहा हूं कि हरियाणा में आवश्यकता नहीं है, और राष्ट्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा हम उसका सम्मान करते हैं। सिंह साहब ये बताओ, ये आपके पास में ख्यालात कहां से आ रहे हैं कि कांग्रेस बहुत मजबूत है, कांग्रेस को किसी के साथ की जरूरत नहीं है, कांग्रेस तो अकेले ही सरकार बना रही है? अभी लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में भाजपा के मुकाबले पीछे रह गया। भारतीय जनता पार्टी 44 सीटों पर आगे थी, आप 42 सीटों पर आगे थे। भाई भारतीय जनता पार्टी 40 से 44 पर पहुंच गई ना, और आपसे तो आ गई है, तो फिर कहां से आपको ये ख्यालात आ रहे हैं हम बहुत मजबूत, सबसे मजबूत? थोड़ा हमें भी समझाओ वो गणित। ये फीडबैक हमें जनता से ही मिलता है, और जो आज भारतीय जनता पार्टी, आप कह रहे हो कि 42 सीट पे उन्होंने 10 लोकसभा में चुनाव लड़ा था, हमने 9 लोकसभा में चुनाव लड़कर 42 सीटें उसमें हमारी। इसके साथ साथ मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आज जो भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा कि ना चाल है, ना चरित्र है, ना अनुशासन है, कुछ भी तो नहीं रहा। जनता क्या विश्वास करे इस पार्टी पे? 9.5 साल तक आपने मुख्यमंत्री देखो सियासत, थोड़ा सा इंतजार करो, एक बार कांग्रेस की सूची आने दो, तब अपन तय करेंगे कि हंगामा कहां पर ज्यादा हुआ है, किसकी बाजुओं में ज्यादा जोर रहा है, या इंकार है आपका इस संभावना पर? ये बीजेपी की सरकार जा रही है, नहीं तो आप देखो सूची तो इनकी 2019 में भी आई थी, लोगों ने इस तरह से नहीं छोड़ा। जो आज जो बगावती सुर आप देख रहे हो, आज जो है जगह कम पड़ गई है। आज मोहनलाल बडोली जी के पास इतने संदेश आ रहे हैं, रिजाइन के इतने लेटर आ रहे हैं, वो मतलब फोन भी उनका हैंग हो गया है पूरी तरह से भी। अच्छा एक बार बताओ योगेश, इसका तो मतलब उल्टा है, मतलब भारतीय जनता पार्टी का टिकट जीत की गारंटी है,
तभी आदमी का दिल टूटा हुआ है कि बताओ ऐसे माहौल में मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं तो इस पार्टी में ना रहूंगा। अच्छा भला मौका था विधायक बनने का, मैं इस मौके से चूक गया। इस रूप में ना देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी का जनता के बीच माहौल बहुत गजब का है भाई। जिसको भी टिकट नहीं मिल रहा है उसे लग रहा है कि इस बार मौका चूक रहा हूं। आप समझ रहे हो? आप देखिए, मैं ये बात स्पष्ट कर रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी में इतनी भगदड़ इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने पुराने कार्यकर्ताओं पे विश्वास नहीं जताया। और एक दिन पहले बबली जी हमारे पास टिकट लेने आए, हमने मना कर दिया, बावरिया जी ने। अगले दिन उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और उससे अगले दिन टिकट कमा देते हैं। क्या यही भारतीय जनता पार्टी का? वाली आपको अब वो विनेश फोगाट ने तो अभी तक सदस्यता भी नहीं ली है, और बजरंग पूनिया भी अभी कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य नहीं बने, पर उनके टिकट पर विचार हो रहा है। ताराचंद बावरिया हर बार मीडिया के बीच में आते हैं, बोले कल फैसला लेने वाले हैं। तो जो पार्टी का हिस्सा ही नहीं बने, आप उनको टिकट देने की तैयारी में। भाजपा ने तब टिकट दी ना जब उनकी पार्टी में आ गए, इतनी गुंजाइश तो रखी, आप तो उसके लिए भी तैयार नहीं हो। देखिए, मैं समझता हूं जो इनके मंत्री हैं, दिसंबर वाल्मीकि जी रो पड़े आज, जो उनको इन्होंने मंत्री बनाया, इसका मतलब उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही ना। जनता ने, आप मंत्रियों की टिकट काट रहे हो, क्या संदेश दे रहे हो कि वो नाकाबिल थे, उन्होंने सही ढंग से काम नहीं किया, तभी तो आपने उनको रिप्लेस किया ना। तो क्या आवश्यकता महसूस हुई कि आपने अपने मंत्रियों को रिप्लेस किया? आपने अपने मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र भी बदल दिया। देखिए, बडोली जी लाडवा की कह रहे थे और नायब सैनी जी ये बार बार ये बात कह रहे थे कि मैं करनाल से ही चुनाव लड़ूंगा। तो उनका विरोधाभास, गुटबाजी देखिए। और देखिए, चलिए इसमें एक टिप्पणी और दीजिए सियाग साहब, इस बात पर आपका क्या कहना है? मुख्यमंत्री ने कहा मैं करनाल से लड़ूंगा, और मोहनलाल बड़ोली जी बोले कि मुख्यमंत्री जी जो हैं वो लाडवा से लड़ेंगे। एक तरफ सत्ता की आवाज थी, एक तरफ संगठन की आवाज थी, और सत्ता में रहते हुए दिखाई ये दिया कि संगठन की आवाज को तवज्जो मिली। क्या बोलते हो इस बात के लिए? भारतीय जनता पार्टी की सराहना करने का मन करता है कि नहीं, कि सत्ता में रहते हुए भी चलो अध्यक्ष की इतनी हैसियत तो समझी गई। वो कांग्रेस के संदर्भ में लोग अभी भी हुड्डा जी के आगे उदयभान जी को कुछ नहीं समझते भाई। क्या कहते हो आप? एक पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष में भारी दिखाई देता है, और यहां पर प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री पर सीधे भारी पड़ गया। क्या कहते हो सियाग साहब? ये देखिए सर, बडोली जी को 4 महीने का समय हो गया, अभी तक न्याय नहीं मिला। उन्होंने जिनकी लोकसभा चुनाव में जिन्होंने उनकी बगावत खिलाफत की थी, उन्होंने पत्र लिखा, आज तक उन पे कार्रवाई नहीं हुई। जो इनके प्रदेश अध्यक्ष को आज तक न्याय नहीं मिला, तो हम इनसे क्या उम्मीद करें? आप देखो, आपने मतलब की बात में टिप्पणी नहीं की। मैंने पूछा कि बड़ौली जी ने कहा लाडवा मुख्यमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री बोला करनाल मेरे लिए, सीट घोषित हुई लाडवा। क्या बोलते हो इस पर? करनाल से उनका डर था, हार का डर स्पष्ट नजर आ रहा था, और लाडवा से भी बुरी तरह हारेंगे। और मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, सियाग साहब आपने मतलब की बात में टिप्पणी नहीं की, लेकिन शायद अनुराधा जी इसमें टिप्पणी करना चाहे। क्या कहती है अनुराधा जी? इस बात के लिए भाजपा की सराहना करेंगे, कुछ भी ठीक ना सही, पर कम से कम मुख्यमंत्री और अध्यक्ष के बीच में जब बात आई तो कुल मिलाकर बात अध्यक्ष की मानी गई। इस पर आपका क्या कहना है? हिमांशु जी, एक शेर कहना चाहती हूं मैं जी। उस शेर से आप समझ जाएंगे सारी बात जी। किसी ने लिखा है कि शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। जी। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, कातिल ही लुटेरा है, कातिल ही सिपाही है। क्या बात? आपको चाहे मुंह से निकलते हुए शब्द प्रदेश अध्यक्ष के दिखाई दे, चाहे मुख्यमंत्री के दिखाई दे, लेकिन इन सारी कठपुतलियों की जो डोरियां हैं वो 2 ही उंगलियों में बंधी हुई हैं। ये पूरा देश जानता है, इससे ज्यादा मैं क्या कहूं? आप खट्टर जी की उंगलियों में भी कुछ दिखाई देता है आपको कि नहीं देता है? जी, खट्टर जी की भी कहीं कुछ उंगलियां दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है आपको हरियाणा में? खट्टर जी की उंगलियां और मोदी जी की उंगलियां तो पहले से ही मिली हुई हैं जी। और आप संगठन की बात कर रहे थे, मैं एक लाइन में आपकी बात का जवाब देना चाहती हूं कि यदि भारतीय जनता पार्टी में संगठन नाम की कोई चीज बची होती हरियाणा के अंदर 2014 के बाद में, तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रामविलास शर्मा जी होते, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री अनिल विज जी होते, मनोहर लाल खट्टर जी नहीं होते, जो संगठन मंत्री थे और जिनका सक्रिय राजनीति में कोई योगदान नहीं था। जी। इससे बड़ी बात और मैं आपको क्या कह सकती हूँ इस विषय में?
कुछ सियाग जी को लगा कि वो भी कह सकते हैं। जी सियाग जी अपनी बात पूरी कर ले, फिर मैं रमन जी के पास जाऊंगा। यही बात अधूरी रह गई थी। देखिए, मुझे बड़ा अफसोस हुआ हमारी पार्टी को भी, जब जिस 2014 में रामविलास शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष थे इनकी पार्टी के, उनके नाम पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और उनका पहली लिस्ट में नाम तक नहीं आया। ये हमें पीड़ा है। अरे क्या बताएं आपकी पीड़ा को, वो पीड़ा 2005 में भी थी लोगों को कि भजन लाल जी की पूरी उम्मीद पर नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का हो गया, और उसके बाद में शैलजा जी भी कई पीड़ा से गुजरती हैं। तो पीड़ा हर पार्टी के पास में है, पीड़ाधारी लोगों की कमी नहीं है किसी भी पार्टी में। थोड़ा अपनी पार्टी पर भी ध्यान दो भाई। सियाग साहब ऐसी क्या बात है, कभी मिलो ना बाकी लोगों से। वो कुलदीप बिश्नोई भाजपा में उसी पीड़ा के तहत आए हैं, वीरेंद्र सिंह पीड़ा के तहत ही निकल गए थे, फिर पीड़ा के साथ वापस आ गए हैं, क्योंकि भाजपा में भी उनकी पीड़ा का निदान नहीं हुआ। तो पीड़ा तो कई तरीके की है, लेकिन हम मूल विषय पर आते हैं। अनुराधा जी, जानना यह है क्या आपको नहीं लगता कि गठबंधन की दृष्टि से देरी कर दी? अगर साथ आना था, लोकसभा के बाद ही तय कर लेते कि साथ लड़ना है, साथ तैयारी हो जाती। उन कार्यकर्ताओं का क्या होगा जो 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में थे? उन नेताओं का क्या होगा जो मान रहे थे कि यहां से मुझे आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ना है? खबरें आ रही हैं 5 देंगे, 6 देंगे, बहुत हुआ 7 देंगे, तो बाकी 83 सीटों के दावेदार क्या करेगा आम आदमी पार्टी के? हिमांशु जी, राजनीतिक संभावनाओं का क्षेत्र है और स्वाभाविक रूप से घटनाक्रम चुनावी दंगल में क्षण प्रति क्षण बदलते हैं। तो हर राजनीतिक कार्यकर्ताओं को इतनी समझ होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मानती हूं कि कुछ लोग संग इसके गठबंधन के पक्ष में नहीं होंगे, क्योंकि बहुत लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मेरा यह विश्वास है कि पार्टी के समर्पित लोग पार्टी की स्ट्रेटेजी को समझते हुए हाईकमान की नीति। मेरा जो सवाल था उस पर आपने टिप्पणी नहीं की। क्या आपको नहीं लगता है कि गठबंधन की कोशिश कुछ देर से है? थोड़ा पहले होते तो और बेहतर रहता। इस पर आपकी टिप्पणी। देखिए हिमांशु जी, मैं इसके ऊपर सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि केंद्र और प्रदेश के अलग अलग घटनाक्रमों पे जब हम नजर डालते हैं, जिस तरह से पीछे हमने देखा कि केजरीवाल जी को सिर्फ जेल में रखने के लिए जेल में ठोका गया, उनके खिलाफ सिर्फ बयानों के आधार पे इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी गई कि एक कोर्ट उनको जमानत दे रहा है तो दूसरी एजेंसी जाके उनको गिरफ्तार कर रही है। ये सारे घटनाक्रम दिन प्रतिदिन आप सबके सामने आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व को ये लगा होगा कि हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, तो उन्होंने इसके ऊपर चर्चा की होगी। बाकी ये उनका विषय है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा विस्तार में तो कोई कमेंट करना नहीं। अनुराधा जी मर्यादा में रहना चाहती हैं, तो मर्यादा के तहत उस पर बात नहीं करना चाहती, पर रमन मलिक जी के लिए इस पर बोलने के लिए खुलकर है। क्या कहते हैं रमन मलिक जी? आपके लिए तो अच्छे हुआ जरा देर से शुरू हुए ये लोग, जल्दी शुरू हो जाते तो और परेशानी हो जाती, या आपको लगता है देर से भी क्यों शुरू हुए? अलग अलग लड़ते तो बहुत अच्छा होता। क्या कहते हैं रमन जी? देखिए, मैं तो हमेशा यही सोचता था, 25 साल पहले भी सोचता था कि एक व्यक्ति जो है वो समझदार हो जाएगा, ही विल मैच्योर। 20 साल पहले भी सोचता था, 15 साल पहले भी सोचता था, 10 साल पहले भी, 5 साल पहले भी, आज भी सोचता हूँ हो जाएगा। संभावनाओं का खेल है, मैं मानता हूँ हर चीज संभावित है, होनी चाहिए, अच्छी है। लेकिन जहां तक ये जो आपका प्रश्न है और उससे उठी बातें हैं, मैं तो इतना ज्यादा दूर नहीं ले जाऊंगा अनुराधा जी को। मैं तो उनको जो साथ लेकर भाजपा से गए थे उमेश अग्रवाल जी, उन्हीं के लिए मैं बोल देता हूं कि उनको ये समझा दें कि भाई तुम मत लड़ियो, ये गठबंधन का विषय है। तो वो जो गणित समझाएंगे इनको, वो इनको भी अच्छी तरीके से पता, मेरे को भी अच्छी तरीके से पता। तो मैं उमेश जी को समझाना चाहते हो, ये रणदीप चौटाला को क्यों नहीं समझा लेते जिनको अभी अभी आप लेकर गए थे? दूसरा मेरा सवाल आपसे फिर से है रमन मलिक जी, ये राहुल गांधी की इतनी ज्यादा चिंता आप क्यों करते हो? ये राहुल गांधी आपको इतना महत्वपूर्ण क्यों लगते हैं? इतना तो कांग्रेस भी चिंता नहीं करती राहुल गांधी की जितना रमन मलिक करते हैं। जिस व्यक्ति की समझ ही किसी लायक आप नहीं मानते हैं, 20 साल से उसके साथ अपनी उम्मीद क्यों जोड़े हुए हैं भाई? मेरे देश की जो बदकिस्मती कह लीजिए कि एक कांग्रेस करके दल है, और वो दल ये आज भी मानता है कि वही परिवार
एंटोनियो माइनो का जो परिवार है वही उत्तराधिकारी होना चाहिए और राजा होना चाहिए इस देश का, वही सब चीजें चलाना चाहिए। तो अगर कांग्रेस उनको छोड़ के किसी और को नेतृत्व दे देती तो शायद कांग्रेस वापस जी उठती। नहीं तो कांग्रेस का भला करने के लिए रमन मलिक क्यों इतने व्याकुल है, क्यों कांग्रेस की इतनी चिंता करते हैं? भाजपा में आपको अपना भविष्य नहीं दिखता है, इसलिए कांग्रेस की चिंता करके अपना भविष्य देख रहे हैं क्या रमन मलिक? मेरे को अपने भविष्य की और मेरे को टिकटों की और उस तरीके की चिंता होती तो मैं भी कहीं ना कहीं किसी के मुंह पे बैठा होता कि जी मेरे को दे दो। अपने को मांगने की आदत नहीं है साहब, देने की आदत है। अरे वो तो ठीक है, पर राहुल गांधी की और कांग्रेस की इतनी चिंता रमन मलिक जी को क्यों है कि कांग्रेस को ऐसा करना चाहिए, कांग्रेस ऐसा कर लेती तो और अच्छा होता? भाई भाजपा के आप कार्यकर्ता, भाजपा के आप प्रवक्ता, चिंता है आपकी कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस कैसे बेहतर हो, कांग्रेस कैसे मजबूत हो, कांग्रेस का नेतृत्व कौन करे। क्या वजह है रमन जी, कांग्रेस में इतना आपका इंटरेस्ट क्यों है? आप सुनने को नहीं होते बिल्कुल तैयार। चलिए बढ़िया है, लेकिन मैं सिर्फ ये बोलूंगा डेमोक्रेसी बिना पैरेलल्स के नहीं चलती है और पैरेलल्स में चलने के लिए दूसरा पक्ष होना चाहिए। अगर दूसरा पक्ष देश के विपक्ष हो तो फिर चिंता होनी हर नागरिक की ड्यूटी है, और अगर आप ये नहीं करते तो आप अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अरे रमन जी, मैं तो बड़ा उलझन में पड़ गया। वो देखो, नरेंद्र मोदी जी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं और आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। वो लगातार कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत करना है, और इधर रमन मलिक जो उस भारतीय जनता पार्टी के इतने समर्पित कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, कांग्रेस का मजबूत होना बड़ा जरूरी है, और जो कांग्रेस को मजबूत नहीं चाहेगा वो देश के संदर्भ में गद्दारी करेगा। मैं समझ ही नहीं पा रहा कि मैं किसकी बात मानूं, रमन जी के मानूं या मोदी जी के मानूं? आपने मोदी जी की आधी स्टेटमेंट कोट करी जी, आप पूरी करो ना। मोदी जी ने दूसरी चीज ये भी कही कि कांग्रेस मुक्त का मतलब है कांग्रेस की जो वर्तमान विचारधारा है उसको खत्म करना, और ये बार बार बोला है मोदी जी ने। अगर नहीं हो तो अपने रिसर्च टीम को बोलिए, वो आपको निकाल के 10 जगह से दिखा देंगी। भाई मेरा काम थोड़ी है, जो उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस विचारधारा मुक्त भारत मुझे दिखा देना, मैं उसे बोलना चालू कर दूंगा। हाल फिलहाल तो मैं रमन जी के इस चिंता के संदर्भ में चिंतित हूं कि उन्हें राहुल गांधी की बहुत चिंता है, और योगेश त्यागी इस चिंता पे कुछ कहना चाह रहे हैं। त्यागी जी आपकी टिप्पणी, फिर आखिरी बातचीत के लिए मैं संदीप चौधरी जी के पास आऊंगा, और रोला जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी पहले त्यागी साहब। देखिए द्विवेदी जी, मैं आपका बड़ा धन्यवादी हूँ कि आपने बिल्कुल महसूस किया जो भारतीय जनता पार्टी में पुरानी विचारधारा के लोग हैं जी, वो नेता है, वो परेशान है आज, वो कांग्रेस में आना चाहते हैं, और इन्हें आपने सही कोट किया कि जो 400 पार की आपको क्यों जरूरत पड़ी थी अगर आप विपक्ष, क्योंकि इन्हें परेशानी क्या है कि आज राहुल गांधी जी लोकसभा में बहुत मजबूती से जनता की बात को रखते हैं इन्हें, इसलिए ये लोग अब आज मैं समझता हूँ मलिक साहब, अगर आप पार्टी में आप आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है और विचार पार्टी करेगी, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं इन्होंने पुराने लोगों को हाशिए पे डाल दिया। ये पीड़ा बहुत बड़ी है आज भारतीय जनता पार्टी में। अब इन्होंने किरण चौधरी जी को 1 महीना पहले पार्टी में लिया, उन्हें राज्यसभा दे दी और बेटी को गिफ्ट में विधानसभा की टिकट दे दी, और तो इस तरह की जो परिवारवादी पार्टी आज भाजपा बन गई है। हमारी पार्टी में राहुल गांधी जी संघर्ष करके यहाँ तक विपक्ष के नेता तक आए हैं, ना कि उन्होंने गिफ्ट में ले ली सीट। आज वो चाहते तो हमारी पीछे की जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय मंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने पद नहीं लिया मलिक साहब, और नहीं लिया। बहरहाल हमारा विषयांतर हो जाएगा, अभी राहुल गांधी हमारे विषय नहीं है। एक बार संक्षिप्त टिप्पणी अनुराधा शर्मा जी की, फिर चलेंगे संदीप चौधरी जी के पास। जी हिमांशु जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मानसिक तनाव और दबाव बहुत बढ़ गया है। आप मुझे बताइए कि हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के पूरे जीवन को जिस भारतीय जनता पार्टी ने जिन नेताओं के भ्रष्टाचार के लिए मुर्दाबाद कराने में स्वाहा कर दिया, उन लोगों को पार्टी में शामिल करा के मुख्यमंत्री बनाने वाले, राज्यसभा में भेजने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग आज स्वस्थ विपक्ष की बात कर रहे हैं। वैमनस्य की भावना से, बदले की भावना से निर्दोष लोगों को जेल में डालने वाले लोग आज स्वस्थ विपक्ष की बात कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता, एक छोटी सी आम आदमी पार्टी के अस्तित्व को खत्म करने के लिए
साजिशें करने वाले और लोग। समझ में तो बहुत कुछ नहीं आता अनुराधा जी। अब जिनको आप नागनाथ और सांपनाथ बताया करते थे, अरविंद केजरीवाल बच्चों की कसम खाया करते थे, कुछ भी हो जाएगा कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। वो कांग्रेस के साथ जाना तो दूर की बात है, आलिंगनबद्ध हो रहे हैं। अब कहां जाएं, हम इसको भी नहीं समझ पाते हैं। समझ के लिए दुविधा बहुत है। पर मैं आखिरी बातचीत के लिए आना चाहता हूं संदीप साहब, और संदीप जी आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि गठबंधन की कोशिश वाकई गंभीर है? अगर गंभीर है तो यह कोशिश तो 3 महीने पहले होनी चाहिए थी। सबको पता था चुनाव कब होना है, किस तरीके से होना है। एक दौर की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बैठ लेने के बाद राहुल गांधी की पहल पर गठबंधन की कोशिश कि अपने आप में यह संदेह पैदा नहीं करती है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व के दावे के साथ इत्तेफाक नहीं रखता कि हम सरकार बना रहे हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व को लगता है साथ लेने की जरूरत है तो सरकार बनेगी, अकेले जाएंगे तो दूर रह जाएंगे। क्या कहते हैं? देखिए हिमांशु जी, जैसे मैंने आपको बताया, पहले कांग्रेस ये एक्सपेरिमेंट कर चुकी है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने यही बात कही थी जो आज हुड्डा साहब कह रहे हैं। जो आपका मध्य प्रदेश का चुनाव था उससे भी यही बात निकल के आई थी। अशोक गहलोत ने भी राजस्थान में यही बात कही थी। तो जो कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व है वो ये कहता है, हाँ हम हरियाणा में मजबूत हैं, लेकिन अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है। और इस चीज से आप भी इनकार नहीं कर सकते, अगर आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा में 90 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो चाहे वो किसी सीट पे उसको 500 वोट मिल जाए। और आपको याद होगा जब कैप्टन अभिमन्यु अपना चुनाव जीते थे, पहला चुनाव वो अपने 500 वोट से जीते थे। तो 500 वोट भी 100 वोट भी कैप्टन अभिमन्यु की जीत के अंतर्गत तकरीबन 6,500 वोट का था। संदीप जी करेक्ट कर लीजिएगा, हो सकता है मेरी इंफॉर्मेशन गलत हो। तो कहने का मतलब यह है कि 5-6 हजार वोट हो या 100 वोट हो या 500 वोट हो, कई जीत आपने देखी होगी 100 वोट से भी हो जाती है। तो चीजें मैटर करती है। ऐसे में मुझे लगता है अगर ऐसी स्ट्रेटेजी कांग्रेस बनाती है तो सेफ है, और ये एक मैसेज भी दे रही है कि हम इंडिया गठबंधन। पर संदीप जी आपको नहीं लगता कि ये मैसेज सेफ नहीं है, बल्कि ये मैसेज कहीं उल्टा ना पड़ जाए? अभी तक कांग्रेस वातावरण ये बनाने में सफल रह रही थी कि देखो सरकार तो हमारी बन रही है, हरियाणा में भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस अच्छी खासी स्थिति में आ रही है। पर गठबंधन की कोशिश ने कहीं ना कहीं भाजपा को यह कहने का अवसर दे दिया कि कांग्रेस की हालत ठीक नहीं है, इसलिए उसको बैसाखियों की जरूरत है, सहारे की जरूरत है, सहयोगियों की जरूरत है। हिमांशु जी, मैं ये मानता हूं कि आज कांग्रेस को जो ये मजबूती आपको दिखाई देती है, इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण ये भी है कि आज रमन सिंह जैसे जो बीजेपी के रूट लेवल के कार्यकर्ता थे जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया, आज मुझे रमन सिंह जी के साथ में नाम के साथ लिखा हुआ मिलना चाहिए था वरिष्ठ प्रवक्ता। लेकिन जो मुख्यमंत्री के साथ रहते हैं या आप कहिए जो तेल मालिश का काम करते हैं, उन लोगों को आप वरिष्ठ प्रवक्ता भी बना देते हैं, उनको आप ओएसडी भी बना देते हैं, उनको आप चेयरमैन भी बना देते हैं, और फिर वो दावेदार भी बन जाते हैं विधायक बनने के, चुनाव लड़ने के। तो कहीं न कहीं इन वजहों से भी पार्टी कमजोर हुई है। और राव नरवीर का उदाहरण देकर आपको समझाना चाहता हूं, जब राव नरवीर ने पार्टी को आंखें दिखाई और डिक्लेयर कर दिया कि मैं अगर बीजेपी टिकट नहीं देगी तो मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ूंगा, तो उनको दिल्ली में बुलाया जाता है, अमित शाह उनसे बैठक करते हैं और उनका टिकट कंफर्म करते हैं। तो ये वजह है आज जो बीजेपी के कार्यकर्ता अनुराधा जी बैठी हैं, और जो देर नहीं होगी इन चीजों में, रमन सिंह को भी ऐसा फैसला, रमन मलिक जी को भी ऐसा फैसला लेना पड़ सकता है अगर पार्टी इसी तरीके से रूट लेवल के कार्यकर्ताओं को इग्नोर करती रही। तो कुल मिला के संदीप चौधरी का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिनाई है और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व जोखिम नहीं लेना चाहता। अभी हाल ही में जो 3 राज्यों में चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के संदर्भ में, वहां के प्रदेश नेतृत्व के दावे के विपरीत परिणाम आए। इसके मद्देनजर हरियाणा के संदर्भ में गठबंधन की जरूरत को राष्ट्रीय नेतृत्व महसूस कर रहा है और इसी के तहत गठबंधन के माध्यम से चुनाव मैदान में उतरने की कोशिश कर रहा है। पर राष्ट्रीय नेतृत्व की इस कोशिश को क्या कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व सफल होने देगा? और सफल होने देगा तो केवल टिकटों की शक्ल में ही यह गठबंधन रहेगा या वाकई चुनाव भी मिलजुल कर लड़ा जाएगा? देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कांग्रेस के संदर्भ में एक ख्यात है, कांग्रेस को विरोधी बाद में निपटाते हैं, कांग्रेस ही थोड़ा तसल्ली से निपटा लेते हैं। देखें इस बार कौन किसको निपटाता है, निगाह बनाए रखेंगे। पर आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय अब इजाजत लेने का, तो मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए सादर प्रणाम।